हेलो एवरीवन, वेलकम टू टू आई एस एन पी सी एस। आई एम प्राची। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे अपने टॉपिक से रिलेटेड, जो भी हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट किया था उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज वॉइड एंड वॉइडेबल। व्हाट इज वॉइड, इसमें जानेंगे कि वॉइड क्या होता है और वॉइडेबल क्या होगा। वॉइड क्या होता है और वॉइडेबल क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस जानेंगे। और जानेंगे वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा। ठीक है, इन सारी चीजों को हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे इस लेक्चर में। अब आते हैं, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम ये जो सारे टॉपिक्स है ना, इन्हें हम बेयर एक्ट से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। दोस्तों, मेरे पीछे अगर कोई बैकग्राउंड नॉइस आए तो उसे इग्नोर करिएगा, कंसंट्रेट करिएगा मेरे लेक्चर पे। सेक्शन 2G बात करता है, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। वो एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, वो एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, उसे क्या बोलेंगे? वॉइड बोलेंगे। उसे वॉइड बोलेंगे, जिसे इन्फोर्स ही नहीं कराया जा सकता लॉ के द्वारा। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई व्यक्ति है जो कि दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसके नाम पे अगर कोई, जैसे ये सी है, एग्जिस्टेंस में नहीं है, सी जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता कभी। ठीक है, एक व्यक्ति है ए जो कि बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आ जाता है कि जो आपका घर है ना, ये जो आपका घर है, ये कंस्ट्रक्शन करेगा कौन? सी, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है? ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आपका घर सी बनाएगा, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता या पहले ही मर चुका है। ऐसा मान लेते हैं ये डेथ है, डेड हो गया है, पहले ही मर चुका है। तो क्या इसे इन्फोर्स कराया जा सकता है लॉ के द्वारा? नहीं कराया जा सकता, क्योंकि ये व्यक्ति ही एग्जिस्टेंस में नहीं है, डेथ हो चुका, या फिर कोई कोई इसका एक इमेजिनरी पर्सन था जिसको ए ने एज अ पर्सन यहाँ पे दिखा दिया कि हाँ ऐसा कोई व्यक्ति है, या डेथ हो चुका है ना, या अभी ये एब्सकॉन्ड है, भाग गया है कहीं। तो अगर ऐसा कोई पर्सन है, इसके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया है, तो क्या इसे इन्फोर्स कराया जा सकता है? नहीं कराया जा सकता। तो यही एग्जांपल देके हम यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं कि वो एग्रीमेंट जिसे इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता लॉ के द्वारा, उसे क्या कहा जाएगा? वॉइड। अब ये टर्म याद रखना है कि इसे क्या कहा जाता है? वॉइड कहा जाता है। सेकेंड, 2I अगर देखें, सेक्शन 2I देखें तो ये बात करता है किसकी? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? तब ये तो वॉइड हो गया, जिसे इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। तो वॉइडेबल क्या होते हैं? एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, जो कि लॉ के द्वारा तो इन्फोर्स कराया जा सकता है, विच इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज। किसके ऑप्शन पे? एक या उससे ज्यादा पार्टीज के ऑप्शन पे, अगर पार्टीज चाह रहे हैं तो उसे लॉ के द्वारा इन्फोर्स कराया जा सकता है, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर। किसी और के ऑप्शन पे नहीं, किसी और के ऑप्शन पे नहीं। वो जो पार्टीज उसमें इन्वॉल्व हैं, अगर वो चाहें तो इस एग्रीमेंट को इन्फोर्स करा सकते हैं, और अगर वो चाहें तो उस एग्रीमेंट को इन्फोर्स रोक सकते हैं, उस एग्रीमेंट का इन्फोर्समेंट रोक सकते हैं। उसे वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, जिसका इन्फोर्समेंट पार्टी के ऑप्शन पे होता है, पार्टीज के ऑप्शन पर होता है। किसके ऑप्शन पर? पार्टीज के ऑप्शन पर। ओके, उसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। इसके एग्जांपल्स भी हम लोग समझेंगे। इसके बारे में हम लोग जान लिए हैं वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। इसके बीच में पहले डिफरेंस देखते हैं ताकि चीजें और क्लियर हो। वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंस देखते हैं। पहला देख रहे हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट लीगली इन्फोर्सिएबल फ्रॉम द मोमेंट इट इज क्रिएटेड। मीन्स उस मोमेंट से, जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना था, जिस मोमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट बना था, उसी समय से वो लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं हो सकता था। एंड इट ट्रीटेड एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड, और उसे ऐसा ट्रीट किया जाएगा कि वो कभी एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं था। उस कॉन्ट्रैक्ट को, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ये ए है और ये बी है,
इन दोनों के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो इस दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट अगर दोनों के बीच में हुआ है तो इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर वॉइड हम मान रहे हैं, इट मीन्स क्या कि ये कभी एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं था, ऐसा कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था, कोर्ट ये एज्यूम कर लेगी। वॉइड का मतलब यही होता है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कभी हुआ ही नहीं था। मीन्स एज्यूम करने का मतलब आपके राइट्स एंड आपकी लाइबिलिटीज, राइट्स एंड लाइबिलिटीज रिलेटेड टू दिस कॉन्ट्रैक्ट वो अपने आप खत्म हो जाएगी। राइट्स एंड लाइबिलिटीज रिलेटेड टू दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी, जैसे कि वो कभी थी ही नहीं, कि इस तरह से माना जाएगा कोर्ट के द्वारा कि वो वॉइड एब इनिशियो है। एब इनिशियो, एब इनिशियो मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही, फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, इसे ये मान लेंगे कि ये कभी एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं था। एग्जिस्टेंस में नहीं आया था, इसका क्या मतलब कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया गया था, ये मान के चलेगी कोर्ट, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया गया था। अगर ये मान लेंगे इसका मतलब ये कि राइट और लाइबिलिटीज कभी था ही नहीं उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अ रिजल्ट ऑफ, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है, कब माना जाएगा, जब लैक ऑफ कैपेसिटी हो, लैक ऑफ कैपेसिटी हो, इलीगल एक्टिविटी हो। इलीगल एक्टिविटी मीन्स अगर हम कह देते हैं ए और बी ने दोनों कॉन्ट्रैक्ट किया, ए और बी ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने बी को कॉन्ट्रैक्ट दिया किया किस बात का, कि तुम्हें भाई सी को मारना है, मर्डर, सी के मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट किए दोनों, कौन, ए और बी। पैसे का भी लेन देन हो गया, कंसिडरेशन भी था, कंसेंट भी था, प्रपोजल भी प्रॉपर था, प्रॉपर प्रॉमिस था, एग्रीमेंट भी था दोनों के बीच में, सब कुछ सही था, लेकिन रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू मर्डर ऑफ सी। तो द मूवमेंट, जिस मोमेंट पे इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि सी का मर्डर करना है और इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसी समय ये क्या था, रिलेटेड टू इलीगल एक्टिविटी, इलीगल है मर्डर, तो रिलेटेड टू इलीगल एक्टिविटी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो वॉइड ही माना जाएगा। अब अगर ए सी का मर्डर भी कर देता है, ए जाता है भाई इसको सी को मार डालता है, ए बी का काम पूरा कर देता है, अब ए मांगता है भाई मुझे पैसा दीजिए, कंसिडरेशन या पैसा, जो भी आपका पेमेंट है अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट वो हमें पे कीजिए। बी कहता है कौन सा पेमेंट, कहाँ का पेमेंट, मेरा काम हो गया बस। ए कहता है अब देखिए हम जाते हैं कोर्ट इन्फोर्स कराने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को, तो कोर्ट क्या मान के चलेगी, कोर्ट ये मान के चलेगी कि आप के बीच में, ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट कभी हुआ ही नहीं था। कोर्ट ये मान के चलेगी कि ए और बी के बीच में कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, और जो ये इलीगल एक्टिविटी है उसके लिए लायबल कौन माना जाएगा, ये ए माना जाएगा। हाँ ठीक है, बी को हम ये कह सकते हैं कि थ्रू बाय प्रोवोकेशन, बाय मिसरिप्रेजेंटेशन या किसी भी तरीके से बी ने लायबल, बी लायबल होगा, इसमें बी भी लायबल होगा। लेकिन अगर हम ये कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराना चाहें, यहाँ पे हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ हम क्रिमिनल लॉ में नहीं जाएंगे, यहाँ हम सिविल पे ही स्टे रहते हैं। अगर हम केवल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये ए जो है, ये अगर बी इसका पैसा नहीं दे रहा है तो कोर्ट भी इसका पैसा नहीं दिलवा सकती, या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए बी को लायबल नहीं करेगी कोर्ट। क्यों, क्योंकि ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कभी एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं, जब एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं तो राइट्स और लाइबिलिटी क्रिएट ही नहीं होती दोनों पार्टीज की। इलीगल एक्टिविटी और ऑफ द डेट ऑफ द पार्टी, अगर किसी का डेथ हो जाता है, कोई मर गया है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कभी इन्फोर्स कराया जा सकता है, नहीं कराया जा सकता। तो जब नहीं कराया जा सकता है वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, वो एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता कोर्ट के द्वारा, वो क्या होता है, वॉइड होता है। ओके, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं। वॉइडेबल क्या होता है, अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज इनिशियली वैलिड एंड इन्फोर्सिएबल। शुरुआती में ये वैलिड होगा और इन्फोर्सिएबल होगा शुरुआत में, बट कैन बी वॉइडेड, उसे वॉइड करार किया जा सकता है और कैंसिल किया जा सकता है, किसे, कॉन्ट्रैक्ट को। कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड या कैंसिल किया जा सकता है कब, जब अगर कोई भी पार्टी चाह जाए,
अगर दोनों पार्टीज हैं, अगर इन दोनों पार्टी में से एक भी पार्टी अगर चाह जाती है कि हमें इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहना है, या कोई भी किसी भी तरह से फेल्योर हो जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट का, उस फेल्योर की वजह से पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो पार्टी चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करा सकती है। किसके ऑप्शन पर है? एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज, किसी भी एक पार्टी के ऑप्शन पर है। चाहे तो दोनों भी करा सकते हैं, चाहे तो कोई एक भी पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करा सकती है। अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अ रिजल्ट ऑफ, क्या हो सकता है, कैसा रिजल्ट होता है, कब किया जाएगा? शुरुआती में तो ये वैलिड था, शुरुआत में दोनों राजी थे इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये बाद में वॉइडेबल करा रहे हैं इसे? किस लिए? तो वो कोई भी हो सकता है, कोई भी फैक्ट हो सकते हैं, डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ड्यूरेस, कुछ भी हो सकता है। मीन्स कि अगर इसका एग्जाम्पल देखें हम साफ तरीके से, तो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व थे, दोनों ही प्रपोजल एक्सेप्टेंस बिल्कुल ही कंडीशनल था, नहीं था, अनकंडीशनल था, प्रॉमिस दोनों के बीच में सब कुछ परफेक्टली था, कंसिडरेशन में सब कुछ सही था। अब बी ने ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया था ये फ्रॉड के थ्रू किया था, या अनड्यू इन्फ्लुएंस में कराया था, या मिस रिप्रेजेंटेशन किया था। कहा था कि हम आपको ये घर बेचेंगे, ये जो बंगलो है मेरा, ये बंगलो बेचेंगे, लेकिन बी क्या करता है? बी बंगलो न बेच के एक झोपड़ी बेच देता है ए के नाम। ए को लगता है ये बंगलो, ये दोनों सटी सटी थे, आसपास ही थे घर, ये बंगला और ये झोपड़ी आसपास ही थे। ए बी ने मिस रिप्रेजेंटेशन किया ए के साथ, क्या दिखाया कि हम आपको ये बंगला बेचेंगे, लेकिन बेचा कौन सा? ये। तो जब इसने ये बंगला बेच दिया, बी ने ये बंगला न बेच के झोपड़ी बेच दिया ए को, इसको बंगला बेचना था। तो अब यहाँ पे किसके ऑप्शन पर है? ए के ऑप्शन पर है। अब ए चाहे तो ये झोपड़ी में भी रह सकता है कि ठीक है भाई, अब जो हो गया सो हो गया, छोड़ो जाने दो, बिक तो गया ही है। और ए के ऑप्शन पर है, ये चाहे तो इसे वॉइडेबल नहीं करा सकता। लेकिन अगर ए के साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है और ए चाहता है कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराना चाहते हैं प्रॉपरली, तो ए इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकता है और कहेगा बी से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, बी को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल ठहराएगा, या इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट करार करा देगा कि हमारे साथ ये धोखा हुआ है, मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, फ्रॉड हुआ है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। ठीक है, तो वॉइडेबल और वाइड के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया। वॉइडेबल मीन्स कभी वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं, शुरू से एट द वेरी बिगनिंग, एब इनिशियो वो कभी कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट तो था, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में अब पार्टीज नहीं रहना चाहती, कोई एक पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहना चाहती, तो क्या हो जाएगा? वो वॉइडेबल। पहले से था, एग्जिस्टेंस में पहले था, लेकिन बाद में उसके एग्जिस्टेंस को ये रद्द कराना चाहते हैं, हम नहीं रहना चाहते हैं बाद में, तो वाइडेबल हो जाएगा। शुरू से ही नहीं था तो वाइड हो जाएगा। आ गया डिफरेंस समझ में? शुरू से नहीं था, यहाँ पे पार्टीज का ऑप्शन नहीं चलता, यहाँ कोर्ट ही नहीं मानेगी, यहाँ पे कोई भी पार्टीज का ऑप्शन नहीं चलता, वॉइड में किसी भी पार्टीज का ऑप्शन नहीं चलता, तो कोर्ट नहीं मानेगी। नॉट ऑन द ऑप्शन ऑफ पार्टीज, ये इसमें पार्टीज का ऑप्शन नहीं चलता। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि बाय वन ऑफ पार्टीज, अगर वन ऑफ द पार्टी भी कैंसिल कराना चाहे तो कैंसिल करा सकती है, एट द ऑप्शन ऑफ पार्टीज, एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ पार्टीज, कोई एक भी कैंसिल करा सकता है, कोई एक भी करा सकता है। नो राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्रिएटेड, कोई भी राइट और लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई होती है वाइड में, लेकिन वाइडेबल में राइट्स एंड लाइबिलिटी क्रिएट हुई रहती है, लेकिन उसे हटाया जाता है, उसे बाद में, लेटर राइट्स एंड लाइबिलिटी कैन बी रिमूव्ड, हटाया जा सकता है, कैन बी रिमूव्ड और रिवोक्ड बाय द पार्टीज,
रिमूव और रिवोक्ड बाय द पार्टीज, ओके, बाद में हटाया जा सकता है। क्या हम लोगों ने देखा कि नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज, वॉइड जो है ये ऑप्शन पार्टी के ऑप्शन पे डिपेंड नहीं करता, ये पार्टी के ऑप्शन पे डिपेंड करता है वॉइडेबल। इसमें कोई भी राइट्स एंड लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती हैं। वॉइडेबल में राइट्स एंड लाइबिलिटी क्रिएट तो हो जाती है लेकिन बाद में रिवोक किया जा सकता है। वॉइड में इसमें वॉइड होता है एब इनिशियो, ये शुरू से ही एग्जिस्टेंस में नहीं आया होता, शुरू से ही एग्जिस्टेंस में नहीं आया होता। ये कैन बी वॉइडेबल या वॉइडेड बाय लेटर, ये बाद में इसे वॉइड कराया जा सकता है लेटर, ठीक है। तो मेजर डिफरेंस दोनों के बीच में यही है, वॉइड और वॉइडेबल के बीच में। मेजर डिफरेंस वॉइड और वॉइडेबल के बीच में यही है। क्लियर हो गया यहाँ तक टॉपिक में? आई होप कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा वॉइड और वॉइडेबल के बीच में, ओके। 2J में सेक्शन 2, ये नोट्स में ऐड हो जाएगा बाद में। सेक्शन 2J में बात करता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। यहाँ पे देखिए डिफरेंस याद रखिएगा, कंफ्यूजन बहुत होता है, अगर कभी भी ऑप्शंस में आ जाते हैं तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। क्या कंफ्यूजन? कि 2G में बात करता है एग्रीमेंट जो कि वॉइड हो, मीन्स वॉइड एग्रीमेंट्स के बारे में बात करता है। 2G में, सेक्शन 2G में बात करता है वॉइड एग्रीमेंट के बारे में। बेयर एक्ट को इसीलिए ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि बेयर एक्ट बाद में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है अगर ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो। सेक्शन 2G में बात करता है वॉइड एग्रीमेंट के बारे में। सेक्शन 2I में बात करता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। सेक्शन 2I में बात कर रहा है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, और सेक्शन 2J में बात करता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। मीन्स यहां जो एग्रीमेंट है, यहां 2G में जो एग्रीमेंट है वो वॉइड अब इनिशियो है। एग्रीमेंट ही वॉइड अब इनिशियो है तो कॉन्ट्रैक्ट कभी बनेगा ही नहीं है। एग्रीमेंट ही वॉइड अब इनिशियो है तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट का मुद्दा ही नहीं उठता, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता क्योंकि एग्रीमेंट ही वॉइड अब इनिशियो था। 2I में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ समझ में आ गया है बात? यहाँ पे हमने आपको अच्छे से समझाया कि कैसे डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, बाद में पार्टीज चाह रही है हमको इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहना, या ऐसा कोई मुद्दा उठ जाता है जिसमें बाद में पार्टीज नहीं चाह रही इस कॉन्ट्रैक्ट में रहना, जैसे कि फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या कोई भी। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है डिमोनेटाइजेशन का 2000 का नोट, ओके। 2000 का नोट जो था ये बंद करा दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का। अब इसे इन्फोर्स ही नहीं कराया जा सकता, इसे इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ओके। ये क्या हो जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम कहते हैं कि भाई हमें आलू की बोरी चाहिए, आलू की बोरी चाहिए, ठीक है, पार्टी से हमने कह दिया आलू की बोरी चाहिए, लेकिन हम तब लेंगे ये आलू की बोरी जब हमको आप 2000 के नोट्स देंगे। तो अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं किसी के साथ, अगर इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं किसी के साथ, तो क्या हो जाएगा? ये वॉइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2000 का नोट वो दे ही नहीं सकता। जब वो दे ही नहीं सकता तो ये वॉइड माना जाएगा शुरू से ही, वॉइड अब इनिशियो। तो इसलिए डिफरेंस याद कर, 2J में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, फिर से हम रिवीजन करा रहे हैं, 2J में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है, 2I में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है, 2G में वॉइड एग्रीमेंट की बात कर रहा है। एग्रीमेंट केवल वॉइड की बात कर रहा है, एग्रीमेंट के बारे में यहाँ केवल वॉइड। 2I में वॉइडेबल, ओके, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एंड 2J में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जिसमें 2000 के नोट का एग्जाम्पल था। क्लियर है? अब शायद आपको याद हो गया होगा यहाँ तक, वॉइडेबल के बीच में डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, दैट इज रिगार्डिंग कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मीन्स यहाँ ये कह रहा है कि वो व्यक्ति, कौन से व्यक्ति जो कैपेबल हैं कॉन्ट्रैक्ट करने में, कौन से व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट को करने में कैपेबल हैं। तो ये बात करता है सेक्शन 11।
सेक्शन 11 बात करता है कौन कौन से व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट को करने में कैपेबल हैं, जिनकी कैपेसिटी है। ओके, तो सेक्शन 11 ये कह रहा है हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन कॉम्पिटेंट करने कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है, कौन कौन से व्यक्ति। तो ध्यान दीजिएगा, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, सभी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट हो सकते हैं। हु इज ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी, जो कि एज है मेजॉरिटी की, अगर वो अटेन कर चुके हैं, मीन्स अगर कोई व्यक्ति 18 प्लस है, 18 प्लस है, जो भी एज है मेजॉरिटी की 18 है, क्योंकि पहले 21 थी, जो कि चेंज होता रहता है रिगार्डिंग टू इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, ठीक है। तो वहां से यहाँ मैटर करेगा एज ऑफ मेजॉरिटी क्या होगी, उस कॉन्ट्रैक्ट उस एक्ट से रिलेट करके पढ़ेंगे इसे। तो जो भी मेजॉरिटी की एज है उसके रिगार्डिंग अगर वो व्यक्ति मेजर है, अटेन कर चुका है अपनी मेजॉरिटी को, या अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड, वो व्यक्ति क्या है, दूसरा साउंड माइंड है। पहला क्या बोला, एज ऑफ मेजॉरिटी में है, दूसरा क्या बोला, वो व्यक्ति जो कि साउंड माइंड है। साउंड माइंड मीन्स वो व्यक्ति जो किसी मेंटल इलनेस से नहीं जूझ रहा है, मेंटली इल नहीं है, तो वो क्या है, साउंड माइंड है। ल्यूनैटिक नहीं है, इडियट नहीं है, तो क्या है, साउंड माइंड है। अनसाउंड माइंड पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ, ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे डिस्क्वालिफाई कर दिया गया हो। डिस्क्वालिफाई कर दिया हो जैसे कि अगर अभी नीरव मोदी आकर के कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इंडिया में, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि उन्हें डिस्क्वालिफाई कर दिया गया होगा लॉ के द्वारा, डिस्क्वालिफाई कर दिया गया है लॉ के द्वारा। वो व्यक्ति, जैसे अगर कोई व्यक्ति है, यहाँ पे हमें एग्जाम्पल, अगर इस पर्सन का हम लेते हैं, ये एक्स पर्सन है, ठीक है, ये एक्स पर्सन है, ये भाई बैंक से बहुत सारा लोन लिया, लोन लेने के बाद इसका ये लोन नहीं भर पाया, लोन की भरपाई नहीं कर पाया, अब इसका जो घर है वो नीलाम हो चुका है, इसकी जो जमीन है वो नीलाम हो चुकी है, इसके पास जो प्रॉपर्टीज है कुछ नहीं बची, सारा बैंक ने ले लिया, स्टिल अभी भी बैंक का कर्जा ये नहीं चुका पाया, अभी भी लोन में है ये बेचारा, ये व्यक्ति अभी भी लोन में है। अब जब ये लोन में है तो बैंक क्या कर देगी, इसे कह देगी कि ये व्यक्ति किसी भी तरह से कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं करेगा। अगर ये व्यक्ति कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करता है और इसे कोई भी प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट किसी होगी, बैंक की होगी। तो इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, इस व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया बैंक के द्वारा कि ये कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं कर सकता। वो व्यक्ति जो कि डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में, बैंक ही नहीं करती डिस्क्वालीफाई, कोई भी कर सकता है, कोई भी एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसीज कर सकती है डिस्क्वालीफाई कि इस चीज से रिलेटेड ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ, किसी लॉ के द्वारा उसे डिस्क्वालीफाई न किया गया। ये तो तीसरा हो गया, ये थर्ड पॉइंट, टू विच ही इज सब्जेक्ट। तो कौन कौन से व्यक्ति कॉम्पिटेंट होंगे, वो व्यक्ति जो मेजर है, वो व्यक्ति जो साउंड माइंड है, वो व्यक्ति जो डिस्क्वालीफाई नहीं है। कौन कौन से व्यक्ति इनकम्पिटेंट होंगे, तो वो व्यक्ति जो कि माइनर है, जो कि अपनी मेजॉरिटी को अटेन नहीं किया है, जो कि मेंटली इल है, जो कि इडियट है, जो कि ल्यूनेटिक है, वो अटेन नहीं किया है मेजॉरिटी को, ये दोनों व्यक्ति, और तीसरा जो कि डिस्क्वालीफाई हो गया है लॉ के द्वारा। ये तीनों व्यक्ति कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। माइनॉरिटी का एक केस है, माइनर पे केस है, जो कि लैंडमार्क केस है। हम जनरली आपको लैंडमार्क केस ही बताते हैं। देखिए दोस्तों, जो केस लॉज हैं वो हमेशा बढ़ते घटते रहते हैं, केस लॉज हमेशा बढ़ते ही रहते हैं, और इसलिए केस लॉज पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका रेफरेंस देना, ये मार्क्स गेनिंग होता है। अगर केस लॉ का रेफरेंस देते हैं तो ये मार्क्स गेनिंग होता है। हम फिर भी आपको बहुत सारे केस लॉज बता सकते हैं, लेकिन हम, ताकि ये बहुत लेंदी ना हो, इसलिए हम आपको केवल लैंडमार्क केस लॉज बताते हैं। लैंडमार्क, फिर भी हम बहुत सारे केस बता देते हैं आपको लगभग, क्योंकि रिसेंटली भी बहुत सारे केस लॉज आते रहते हैं बीच बीच में, तो उससे रिलेटेड भी दोस्तों हम लोग रिसेंट केस लॉज पे भी वीडियोस बनाएंगे।
ठीक है, तो पहले लैंडमार्क केसेस को मेमोराइज करते हुए चलिए, देन हम लोग रिसेंट केस लॉज पे ध्यान देंगे। ठीक है, बहुत सारे केस लॉज अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो आप एक साथ बहुत सारे केस लॉज नहीं पढ़ सकते, कोई भी नहीं पढ़ सकता, आप ही क्या, हम भी नहीं पढ़ सकते, कोई नहीं पढ़ सकता। तो बहुत सारे केस लॉज पे ध्यान देने के बजाय हम लोग लैंडमार्क केस लॉज पे अभी फोकस करते हुए, और बाद में धीरे धीरे जब बहुत सारे एक्ट हम लोग कवर करेंगे तो उसमें रिसेंट केस लॉज को भी ऐड करते हुए चलेंगे। फिर भी हमने इसमें रिसेंट केस लॉज ऐड किए हैं, जनरली कॉन्ट्रैक्ट में रिसेंट केस लॉज नहीं आते हैं, आईपीसी सीआरपीसी में रिसेंट केस लॉज आते रहते हैं, ऐड होते रहते हैं। ठीक है, अब जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हुआ तो इसमें रिसेंट केस लॉज आ जाएंगे, है ना, पॉक्सो हुआ, रिसेंट केस लॉज आ जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा एक्ट है जिसमें जनरली जनरली ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ मेन लैंडमार्क केस है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का 1903 का। 1903 का ये जो केस है ये माइनर के लिए है, माइनर के ऊपर ये डिसीजन आया था कि एज ऑफ मेजॉरिटी से रिलेटेड है ये केस। ओके, इसके फैक्ट क्या थे? धर्मोदास घोष while he was minor entered into an agreement, जब वो माइनर था तो धर्मोदास घोष जो था बहुत चालाक लड़का था, माइनर था, और वो एक एग्रीमेंट करता है किसके साथ? ब्रह्मोदत्त के साथ, who was money lender to secure a loan of 20,000 rupees। तो किस लिए किया? ताकि वो मनी लेंड कर सके, कितना? 20,000 रुपीज का लोन। कितने, कब? ये 1903 की बात है, तो उस समय 20,000 रुपीज तो बहुत ज्यादा रहे होंगे, है ना। At the time of transaction, the attorney who acted on behalf of money lender and has the knowledge that Dharmodas is a minor, later minor brought an action against the defendant stating that he was a minor when mortgage was executed by him and therefore mortgage was void and inoperative and the same should be cancelled। Means इन दोनों ने, धर्मोदास घोष ने और उस माइनर ने, दोनों ने एक एग्रीमेंट किया एंड दियर एग्रीमेंट वाज रिलेटेड टू मॉर्टगेज ऑफ प्रॉपर्टी। जब मॉर्टगेज की बारी आई, उससे पैसा ले लिया माइनर ने पैसा ले लिया, धर्मोदास घोष ने ब्रह्मोदत्त से पैसा ले लिया। जब मॉर्टगेज करने की बारी आई प्रॉपर्टी की तो वो चला गया कोर्ट में जाके ये कहता है मैं तो माइनर हूँ, इसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, इसने मेरे साथ एग्रीमेंट में एंटर किया, तो ऐसा एग्रीमेंट जो कि माइनर के द्वारा हो रहा है वो क्या होगा? वॉइड होगा। वो क्या होगा? वॉइड होगा। ठीक है, तो ये चला गया कोर्ट। अब कोर्ट कहती है भाई तो ये मॉर्टगेज जो भी हो रहा है प्रॉपर्टी का वो क्या होगा? वॉइड होगा। क्यों? क्योंकि माइनर के साथ आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में एंटर नहीं कर सकते, वो इनऑपरेटिव होगा, उसे ऑपरेट नहीं करा सकते एंड सेम शुड बी कैंसल, और उसे कैंसिल करना पड़ा, उस मॉर्टगेज को कैंसिल करना पड़ा। ठीक है, इवन अगर ये बच्चा, अगर जो ये धर्मोदास घोष है उस पैसे को खर्च भी कर दिया, इस पैसे को 20,000 रुपीज को वो खर्च भी कर दिया, तो कोर्ट बच्चे को लायबल नहीं बनाएगी कि आप पैसा वापस दो, ब्रह्मोदत्त को नहीं बनाएगी उसे लायबल। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कोर्ट क्या मान के चलेगी? कोर्ट ये मान के चलेगी कि कभी एग्रीमेंट हुआ ही नहीं था या कभी ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था, कोर्ट ये मान के चलेगी फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। तो जब वो ये मान लेगी कभी जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, तो कौन सा पैसा? कोर्ट ये मान के चल रही है। हमें पढ़ क्या है वॉइड में कि वॉइड एग्रीमेंट या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कि कोर्ट ये मान के चलती है कि ये वॉइड था फ्रॉम द एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द वेरी वेरी बिगनिंग ये वॉइड था। तो जब ये वॉइड था एब इनिशियो, तो ये किसी भी तरह की लाइबिलिटी पैसे देने की वापस नहीं बनती है बच्चे के ऊपर। तो ये केस हुआ था मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष में। फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। इन दिस केस माइनर रिप्रेजेंटेड हिज एज फ्रॉड्यूलेंटली। तो माइनर ने यहाँ पे चालाकी की कि उसने एज को अपने गलत बताया। तो यहाँ पे किसका जिम्मेदारी बनती है एज को जानना, एज को सही से पता करना? यहाँ पे जिम्मेदारी बनती थी ब्रह्मोदत्त की जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन उसने अच्छे से नहीं चेक किया
और इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किया या चेक किया हो, नहीं बताया हो, जो भी हुआ हो, तो उसे लायबल नहीं ठहराया जाएगा बच्चे को किसी भी फ्रॉड के लिए भी। बच्चे को फ्रॉड के लिए भी लायबल नहीं ठहराया जाएगा। Therefore, a precedent of minors agreement are void ab initio and had been laid down in the present case। जो कि यही इस केस में यही किया गया कि इसका इस एग्रीमेंट को, इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना गया, void ab initio, ऐसा कि कभी ये एग्जिस्टेंस में नहीं था और ये पैसे भी वापस नहीं दिलाए गए। ब्रह्मोदत्त के पैसे भी वापस नहीं दिए गए थे धर्मदास घोष के द्वारा। क्यों? क्योंकि ये माइनर है भाई, ये पैसा खर्च भी कर दे या चुरा भी दे तो भी कोर्ट इसे लायबल या इसे किसी भी तरह से कंट्रोल करके इस पैसे को नहीं दिलवाएगी, है ना। इस केस का डिसीजन यही हुआ था, पैसे भी वापस नहीं मिले थे ब्रह्मदत्त को और मॉर्टगेज भी नहीं मिला था, ठीक है। यहाँ पे ब्रह्मदत्त का नुकसान हुआ था, लेकिन इस डिसीजन को बाद में थोड़ा बहुत अपडेट किया जाएगा, इसमें थोड़ा बहुत सुधार किया जाएगा नेक्स्ट केसेस में। ओके, तो दोस्तों आगे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इस टॉपिक को। आपको अभी तक का मेरा लेक्चर कैसा लगा, आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और दोस्तों अगर आप इस पीडीएफ को परचेस करना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं केवल 21 रुपीज में। और इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।